बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं मोशन एंड फोर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे सिर्फ मोशन की, उसके काज की बात जो वो नहीं करेंगे। एक्चुअली मोशन से रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन की वजह से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो मोशन में रहते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडीज करते हैं। बट इसके अंदर हम मोशन की काज को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जो ब्रांच मोशन और उसकी काज जिसकी वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायनामिक्स में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ काइनेमैटिक्स यानी सिर्फ मोशन और उससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। मोशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कायनात के अंदर। बाय नेचर कोई भी ऑब्जेक्ट, आइदर वो मैक्रोस्कोपिक हो, कोई फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं, ये हो, या कोई हेवनली बॉडी जैसे जमीन है, सूरज, या हमारी गैलेक्सीज हैं, इवन के पूरी यूनिवर्स जो है वो भी एक्सपैंड कर रही है, मोशन के अंदर है। तो बाय नेचर एवरीथिंग इज इन मोशन। तो दैट इज व्हाई मोशन की स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब हम नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनकी मोशन भी है जो वो इंक्लूड होती है। तो अगर हम मोशन और रेस्ट की बात करें तो असल में मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एक रेफरेंस के हिसाब से मोशन में है तो दूसरे रेफरेंस के हिसाब से वो रेस्ट में हो सकता है। डेफिनेशन की बात करें तो मोशन हम डिस्कस कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, a body is at rest with respect to an observer if it does not change its position with respect to an observer। इस तरह a body is state in motion with respect to an observer if it's change its position with respect to the observer। अब ये जो लाइन आप लास्ट में आप देख रहे होंगे कि रेस्ट और मोशन दोनों में ये कहा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट की हालत में होगा। हम यहाँ पे ऑब्जर्वर पे इसलिए जोर दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देख रहा है तो कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो हो सकता है उसको रेस्ट की हालत में देख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ के ऊपर मौजूद है, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसी जगह पे अगर कोई दूसरा शख्स खड़ा है तो उसके लिहाज से अर्थ के ऊपर मैं किसी भी रेफरेंस के लिहाज से रेस्ट की पोजीशन में खड़ा हूं। बट अगर कोई मुझे चांद से देख रहा हो या किसी और प्लैनेट से देख रहा हो तो ऑब्वियसली अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ मैं भी मूव कर रहा हूं। तो फॉर दैट ऑब्जर्वर आउट ऑफ दिस यूनिवर्स जो है वो उसके लिए मैं मोशन में होगा। सिमिलर इज द केस कि अगर कोई शख्स किसी गाड़ी में बैठा हुआ है तो अपने साथ वाली सीट पे बैठे हुए शख्स के लिहाज से रेस्ट में है, बट अगर कोई ऑब्जर्वर उसको गाड़ी से बाहर से देख रहा है तो उसके लिहाज से वो मोशन में होगा। दैट इज व्हाई ये जो टर्म है ये इस्तेमाल की जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मोशन और रेस्ट हमेशा ऑब्जर्वर के लिहाज से होती हैं। दैट इज व्हाई हम इसको रिलेटिव कहते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमेशा कंसिडर की जाती हैं। ओके जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। दो पोजीशन का दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, एक ट्रायंगल जिसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, डेल्टा एस, डेल्टा एल वगैरह, डेल्टा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। इट मींस कि ये एक ऐसा डिस्टेंस है, एक ऐसी लेंथ ऑफ पाथ है जो शॉर्टेस्ट हो, जो डायरेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये उसका डिस्टेंस है, ये उसका डिस्टेंस। बट इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है दैट इज दिस। ये एक शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस जगह पर देखें, हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आना चाहता है तो ये उसका एक पाथ है ए से बी तक का, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। बट इनके दरमियान जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ए का जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज r1, पॉइंट बी का जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज r2। तो इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है दैट इज डेल्टा
r और इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय rf माइनस ri। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पर रेफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वेलोसिटी। ये टर्म हम बेसिकली पीछे जो हमारे बेसिक चैप्टर 9-10 के उसके अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज व्हाई मैं इसको जरा सिंपलीफाई करके आगे चल रहा हूं। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट covered with the passage of time is called velocity denoted by v, यानी कि velocity displacement over time की बात होती है। इससे पहले हमने एक और टर्म इस्तेमाल की थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, दैट इज स्पीड। तो स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड कहते थे। बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, व्हेनेवर इट इज डिस्प्लेसमेंट देन इट विल बी रेफर्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू SFI यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह टाइम के लिए भी t फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्योंकि हम यूनिट टाइम के अंदर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, दैट इज CF माइनस TI। और इसको इन शॉर्ट हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा T। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी जो है वो डायरेक्शन होती है, और इसका जो यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का। उसके बाद बात कर लें जी एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, फर्ज करें उसने 5 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, इसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 10 सेकंड, फिर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, यहां पर उसने 10 मीटर कवर किया है इन 3 सेकंड। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 प्लस 10 प्लस 3। तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज टाइम आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला इसका जी S ओवर T। S जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है एंड T इज द टोटल टाइम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एज अ नेम इज सजेस्टिंग, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो पर्टिकुलर टाइम वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, इतना शॉर्ट होता है कि ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। तो उसमें जो हम लिमिट साथ में लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, विच मींस कि ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बट जीरो नहीं होता, तकरीबन जीरो जितना, मतलब कि बहुत छोटा टाइम होता है। तो उस स्मॉल टाइम के लिए हम जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। कहते हैं अगर एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। यानी कि इक्वल, पहले 5 सेकंड में अगर 10 मीटर किया तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर किया, उससे अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर किया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस नहीं आ रहे, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सूरत में जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस तरह स्पीड की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ओवर टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये विद टाइम जो है वो चेंज हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये वर्ड याद रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है 5 सेकंड के अंदर, उसने जो है वो 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, बट किसी और के अंदर वो 5 सेकंड के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो 15
मीटर हो गया, विच मींस कि इसमें और इसके दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कितना चेंज आएगा उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर्मूला हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ ओवर वी आई। वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड नीचे उसका टाइम आ जाएगा टी एफ माइनस टी आई, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यूनिट्स की बात करें तो इसमें इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट है। अच्छा, उसके बाद कर लेते हैं जी एवरेज एक्सेलरेशन। देन एवरेज एक्सेलरेशन इज द नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंज होती रही है, तो पूरे टाइम के अंदर जितना उसके अंदर चेंज आएगा, टोटल चेंज वेलोसिटी में पूरे टाइम के अंदर जिसके अंदर आपने उसको ऑब्जर्व किया वो सारे का सारा एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको डिनोट हम कुछ इस तरह से करते हैं, ए को ब्रैकेट्स में रख के ऊपर एरो प्लेस करते हैं और इसके फॉर्मूला दैट इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। उसके बाद इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस जो होता है मोमेंटरीली होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे होता है कि किसी खास वक्त के अंदर किसी खास इंस्टेंट के अंदर जो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं एक्सेलरेशन को, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्क इसमें सिर्फ यही होता है कि जिसमें आप टाइम ले रहे हैं वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। बहुत क्लोज डिस्टेंस है, जीरो होता नहीं है बट इतना छोटा होता है कि करीब जीरो के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी इक्वल आ रहा हो तो उस वक्त हम कहेंगे कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई कार है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करती है और उसकी जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल यहां पर थी 5 मीटर फी सेकंड 5 सेकंड के लिए, फिर अगले 5 सेकंड के लिए वो हो जाती है 10 मीटर फी सेकंड, अगले 5 सेकंड के लिए वो हो जाती है 15 मीटर फी सेकंड। तो एज यू कैन सी कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इस तरह के जो एक्सेलरेशन है इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर इक्वल इंटरवल में जो चेंज है वो इक्वल ना हो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। जो डीसेलरेशन या रिटार्डेशन है ये असल में एक्सेलरेशन का उलट है। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी के इंक्रीज की, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में था, आपने उसको जब चलाना शुरू किया, किसी कार को चलाना शुरू किया, आपने उसको स्पीड अप किया, उसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होते हुए 5, 10, 15, 20, 25, 30 बढ़ती चली जा रही है, तो इस केस में हम कहते हैं कि वो गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उस गाड़ी की ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर ब्रेक पैडल पे ब्रेक लगाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। वो 40 से 35, 30, 25, 20, 15, 10 पे आना शुरू हो जाती है। अब इस केस में भी वेलोसिटी चेंज ही हो रही है। देखो वो 40 से कम होते कम हो रही है, वेलोसिटी अब भी चेंज हो रही है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। कोई गाड़ी रुक रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो इस केस में उसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा हम उसको रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहेंगे। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी हमारे पास। अब हम ग्राफिकल एनालिसिस जो है मोशन का वो देखेंगे। ग्राफ्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके जरिए हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज में जो रिलेशन है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल ग्राफ जिसके नीचे आप देखेंगे ओवर्स लिखे होते हैं, ऊपर की जानब जो वो स्कोर्स लिखे होते हैं और उनके दरमियान एक लाइन बनी हुई होती है जो पूरे मैच की समरी को उस एक पिक्चर के अंदर दिखा रही होते हैं। तो ग्राफ जो है वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम मोशन का जो ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब यहां पर हम जो दो क्वांटिटीज ले रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। पिछली क्लासेस के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं 9th 10th के लेक्चर्स के अंदर कि ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हम क्वांटिटीज लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज लेते हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। और जो टाइम है वो हमेशा, चूंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो हमेशा जब भी टाइम लिया जाएगा उसको एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा और उनके दरमियान जो कर्व ड्रा होती है उसकी स्लोप जो है वो उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिछले लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल जो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम चूंकि पढ़ने लगे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ग्राफ जो है वो दो जो क्वांटिटीज है उनके दरमियान रिलेशन को बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है दैट इज वेलोसिटी के इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो विच मींस कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट निकलेगा या उसकी जो स्लोप होगी वो हमें असल में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। अब वो वेलोसिटी जो है किस तरह की होगी, वो बढ़ रही है, कम हो रही है या चेंज नहीं हो रही है, वो सारी की सारी जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ग्राफ की जो कर्व है, ग्राफ की जो लाइन है वो हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। यहां पर आप देखें कि हमारे पास ये चार डिफरेंट तरह के ग्राफ्स दिए हुए हैं। अब इस केस में देखें कि ये एक पैरेलल ग्राफ है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। अब इस केस में आप देखें कि टाइम तो बढ़ रहा है बट वाई एक्सिस की तरफ कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं हो रहा, विच मीन ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, इसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है। उसके बाद अगर इस लाइन की तरफ देखें, इस स्लोप में आप देखें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल कवर हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली मूव कर, इसकी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल कवर हो रहा है। अब इस केस के अंदर भी आप देखें कि ये भी एक स्ट्रेट स्लोप लाइन है। इसमें आप देखें कि अब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, जीरो से वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई है और अप टू सो ऑन ये बढ़ती चली जा रही है। बट इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है। तो इस केस में भी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है बट इसमें वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो कर्व है ये चेंज हो रही है, यानी कि इसके विद द इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन सी कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक जैसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। तो एज यू कैन सी कि ये जो ग्राफ है ये मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की कंडीशन क्या है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन हो तो। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई कार है, वो पॉइंट ए से मूव करती हुई पॉइंट बी पर आई, यानी कि पॉइंट ए पर उसका जो टाइम था वो 10 सेकंड था और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 30 मीटर का इस जगह पर, यहां पर। अब फिर क्या हुआ, हम नेक्स्ट पॉइंट बी पर आ गए, बी पॉइंट पर अब टाइम हो चुकी है 20 सेकंड और 20 सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 52 जो मीटर्स है। अब इस पॉइंट पर आके ये गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है, यानी कि इस पॉइंट सी से अब हम उसको लोकेट करते हैं तो पॉइंट सी पर 30 सेकंड हो गए। अब चूंकि ये थोड़ा सा इस पॉइंट से पीछे हट चुकी हुई है तो इस पॉइंट पर देखिए कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 38, डी पर ये और पीछे आ गई, 40 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। ई पर आके देखें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -37 हो गया और एफ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 60 सेकंड पर -53 हो गया। अब ये इसकी जो मोशन है कुछ इस तरह से है, यानी कि ये पहले फॉरवर्ड गई है उसके बाद जो है वो रिवर्स आना शुरू हो गई है। अब ये हमारे पास डाटा है। अब अगर इस डाटा का हम ग्राफ प्लॉट करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ बनेगा जो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर उसकी वेलोसिटी रुक गई और फिर उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हुई बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होना, यानी कि माइनस की तरफ जाना शुरू हो गया, माइनस डिस्प्लेसमेंट हो गया और फिर वो आके रुक गई है। ये उसकी कर्व जो आ रही है और अब ये कर्व जो है हर पॉइंट पर हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज 2.2 मीटर सेकंड। फिर इस तरह पॉइंट सी से बी से सी की बात करें उसकी वेलोसिटी होगी -1.4, यानी कि माइनस में चलेगी क्योंकि रिवर्स साइड पर जाना शुरू हो गई थी। माइनस का साइन इज इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन इज इन्वर्टेड। इसमें डायरेक्शन जो थी प्लस का साइन था, डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो माइनस का साइन मींस कि इसकी डायरेक्शन जो है वो गाड़ी की ऑब्जेक्ट की जो है वो रिवर्स शेप में होगी। तो एज यू कैन सी
कि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते, अगर हम इसके हमारे पास डायरेक्ट ये ऑप्शन होता है कि पॉइंट ए से गाड़ी एफ तक आ गई है तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते, बट जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि हमने जो देखा वो ये देखा कि गाड़ी पहले आगे गई है फिर पीछे की तरफ आई है, तो एक स्ट्रेट लाइन तो इसको इंडिकेट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हर एक छोटा पार्ट इतना छोटा है कि वो अपने तौर पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। स्ट्रेट लाइन मीन कि वो अपने तौर पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बिहेवियर शो करवाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम इस कर्व पाथ के साथ टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सके। टेंजेंट के साथ वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये स्लोप्स हमने निकाली थी 9th 10th के अंदर, आप उन लेक्चर्स को जो गौर से देख सकते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर हमारे पास कर्व्ड पाथ हो, कर्व्ड ग्राफ हो, तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक छोटा हिस्सा अपने तौर पर एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर बिहेव करता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तौर पर बिहेव करता है, और इंडिपेंडेंट हर एक सेक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो हमेशा हमारे पास कर्व पाथ आ जाए, कर्व ग्राफ आ जाए, तो हम उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके उसका इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन है, अपनी मेमोरी को अगर आप रिकॉल करें तो वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन होता है दैट इज एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर जो कर्व बनेगी वो कर्व असल में उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस कर्व की जो स्लोप होगी वो हमें उसके एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब जरा इस ग्राफ को गौर से देखें। अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, वो पॉइंट ए पर है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है, बी से फिर वो सी पर आया, सी से डी, ई, एफ और जी। अब हम अगर अलग अलग इनकी बात करें तो आप इस पॉइंट पर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए से बी की। तो इस पॉइंट पर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन की वी एफ माइनस वी आई, टी एफ माइनस टी आई। वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, वो हमने लिख दिया 20। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में शुरू हुआ वो हमने 0 मीटर पर सेकंड लिख दी। तो इनिशियल टाइम हमारे पास क्या था, 0 सेकंड। फाइनल टाइम हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो फाइनल टाइम हमारे पास बनता है जी 10 सेकंड का। तो इसको हमने 10 लिख दिया। अब फर्दर इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो एज वी कैन सी कि इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट ए से बी के लिए जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से मूव करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हुआ बी पॉइंट पर पहुंच चुका हुआ। अब बी से सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखें कि बी पॉइंट का जो इनिशियल टाइम है दैट इज 10 सेकंड, सी पॉइंट पे जो फाइनल टाइम होगा दैट इज 20 सेकंड, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट 20 ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन कि यहां पर ऑब्जेक्ट रुक चुका है, वो मूव नहीं कर रहा। अब अगले पार्ट की तरफ आ जाए सी से डी में, तो अब इनिशियल हमारे पास टाइम क्या है 20, फाइनल टाइम क्या है जी 30, और डिस्प्लेसमेंट 20 से डिक्रीज होकर कहां पर आ गया है 0 पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब वो कम हुआ है, इस वेलोसिटी जो है वो कम हुई है, विच मीन कि गाड़ी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज -0.6। दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट इट्स अ डिसेलरेशन, गाड़ी को ब्रेक लग रही है, गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो ये पूरा ग्राफ हमें एक ऑब्जेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट कहां से वो एक्सेलरेट हुआ, कहां पर वो डिसेलरेट हुआ, कहां पर वो रेस्ट की हालत में आया है। इस तरह टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिटेल के साथ सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है उस ऑब्जेक्ट की मोशन से मुताल्लिक। यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं और हर ग्राफ जो है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करती हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन इज Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus 1/2 At square and 2As is equal to Vf square minus Vi square। यहाँ पर जो Vf है वो फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, A इज एक्सेलरेशन, T इज टाइम। तो ये तीनों जो इक्वेशंस हैं वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल है, 1, 2, 3 और 4, और एक इक्वेशन जो होती है अगर उसमें से कोई भी एक वेरिएबल मिस हो, यानी कि 4 में से 3 गिवन है तो चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उनके डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करती हैं। अब यहां पर एक केस हम यहां पर सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह किसी हाइट पर ले जाकर ड्रॉप कर दें, तो ड्रॉप होने के दौरान अब उन पे जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज ग्रेविटी। अब इसकी जो वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है मेरे हाथ में, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0, ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में है। अगर मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं तो यू विल सी कि ये ऑब्जेक्ट जो है 0 से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी। किसकी वजह से? दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को इसकी रेस्ट की हालत से मोशन में लेके आ रही है और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब इन दिस केस हम इसको फ्री फॉल कहते हैं, और फ्री फॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसको हम G से डिनोट करते हैं। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ड्रॉप हो रहा होगा तो तब ये तीनों इक्वेशंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। Vf इज इक्वल टू Vi और एक्सेलरेशन A जो था, अब ये चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इसकी जगह पे हम सिर्फ G प्लेस करेंगे और बाकी टर्म्स वही रहेंगी। इसका सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू Vit प्लस 1/2 Gt स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2As इज इक्वल टू 2Gs इज इक्वल टू Vf स्क्वेयर माइनस Vi स्क्वेयर। एज यू कैन सी कि अब जो एक्सेलरेशन वाली टर्म्स जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है किसमें? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ ग्रेविटी के तहत मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम ये तीनों इक्वेशंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे उसकी जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल वैल्यूज से पुट करके आप इन इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है इसके जरिए कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। सर आइजैक न्यूटन ने पहली दफा जो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, ये 1642-1727 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, फिलोसफिया न्यूट्रिलियस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस बुक के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने ये जो लॉज ऑफ मोशन थे इनको एक्सप्लेन किया था। इनमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट or in uniform motion in a straight line unless it is compelled to change by an external net force। वो कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में या स्ट्रेट लाइन मोशन में अपनी मोशन को जारी रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ऐसा करने से रोक दे। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की ही हालत में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको मोशन में ना ले आए। विच मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है, वो स्टेट अब चाहे मोशन के में हो या वो रेस्ट की हालत में हो, वो दोनों कंडीशंस के अंदर वो अपनी उस स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है अनलेस के कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अपोज ना करे। नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचर के अंदर भी हर ऑब्जेक्ट अपनी जो भी पोजीशन हो उसको रिटेन करने की कोशिश करता है, और न्यूटन ये कहते हैं वो रिटेन करेगा भी अगर एक्सटर्नल फोर्स उसकी निगलेक्ट कर दी जाए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर ना हो। इस
प्रॉपर्टी को असल में हम इनर्शिया कहते हैं। आपने कभी फील किया, अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है। उसकी वजह यही है कि आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि अगर वो मूव कर रही तो मूव ही करती रहे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो उसको रोक देती है। तो इस प्रॉपर्टी को, किसी ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है जो उसको उसकी स्टेट रिटेन करने में हेल्प करे, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इसकी वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इस केस में मैथमेटिकली वो कहती है कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब अगर वो मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर वो रेस्ट में तब भी एक्सेलरेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यानी कि वेलोसिटी में किसी तरह का भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके जी, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें। सेकंड लॉ उनका ये कहता है अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये उसका फर्स्ट पार्ट है कि एक बॉडी को अगर हम फोर्स लगाएं, ऑब्वियसली वो मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी विच मींस कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स की मैग्नीट्यूड के एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और जो मास है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास के आ जाता है। दिस के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो के को 1 के इक्वल पुट करें तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम और यहां से जो फेमस फॉर्मूला दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए वो प्रोड्यूस होता है, विच मींस के किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाई जा रही है वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और वो एक्सेलरेशन फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। विच मीन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और अगर उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर एक ट्रक है, अगर आप ट्रक को धक्का लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर आप एक साइकिल को धक्का लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और सेकंड केस ये है कि अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा और अगर फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तीसरा जो उनका लॉ है फेमस लॉ दैट इज व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exert a force of the same magnitude and opposite direction on the first object। इसमें न्यूटन कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर फोर्स लगाएगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी फर्स्ट ने लगाई है, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्शन लगाया जाए वो उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जो आपस में बराबर होंगे बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। यानी कि फोर्स F जो है जो A से B पर लगाई जा रही है वो इक्वल होगी उस फोर्स के जो B से A पर लगाई जा रही है, बट दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट दिस फोर्स डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल आप बॉल को किक करते हैं तो आप इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एज ए रिजल्ट बॉल जो आप पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब इस फोर्स की वजह से ये इस तरफ जाएगा और इसके रिएक्शन की वजह से आपके पांव को हल्का सा जो जर्क है वो फील होगा और इसी को ही हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा जी, यहां पर आगे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैकेनिक्स है वो असल में उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है जो स्पीड ऑफ लाइट से कम पर, यानी कि उसका तकरीबन 1% पर मूव कर रहे हो।
यानी स्पीड ऑफ लाइट के 1% जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर पर सेकंड है, उसके 1% पे मूव कर रहे हो, मतलब बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहे हो, उन पर ये जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं। और ऑलमोस्ट जो हमारी रूटीन लाइफ में ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे होते हैं उन सब पर ये लॉ जो अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि सब के सब स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत बहुत कम यानी कि स्लो मूव कर रहे होते हैं, विच मीन के सब के ऊपर ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।